हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 4। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे एनर्जी के बारे में और एनर्जी का कुछ डिराइवेशन भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो अगर वीडियो में कोई तकलीफ होता है, समझने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रहूंगा। और अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते आज हम लोगों का लेक्चर वर्क एनर्जी पावर पार्ट 4। ठीक है, चलो ठीक है, तो कॉपी निकालना शुरू कर दो, पेन निकालना शुरू कर दो और नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दो। तो आज का लेक्चर बेसिकली होगा हम लोगों का बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। Prove the work energy theorem for variable force। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, मतलब वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो वेरिएबल फोर्स के लिए। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग अभी बहुत दूर आ गए हैं क्लास 11 में। तो वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल जब हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएट, मतलब डेरिवेटिव। तो हम लोग भी यहाँ पर डेरिवेटिव यूज करेंगे। डेरिवेटिव यूज करके हम लोग इसका डिराइवेशन लाएंगे। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक कार है, ठीक है, इस पे हम लोग एफ फोर्स अप्लाई किया है तो इसका वेलोसिटी यू से इंक्रीज होके भी होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, फिर जाके हम लोगों का आंसर कंप्लीट होगा। तो पहले थ्योरी वाला पार्ट लिख लेते हैं। सपोज ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट ऑन ए बॉडी। सपोज ए वेरिएबल फोर्स एफ वेक्टर एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। इसको पकड़ लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है, एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट डीएस वेक्टर। जैसे कि हम लोगों को पता है फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो हम लोगों ने लिख लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है इंफिनिटी स्मॉल एक डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने यहां से यहां तक पकड़ लिया कि वो डीएस है। ठीक है, तो डीएस अगर स्मॉल होता है, मतलब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है, तो हम लोगों का वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो लिख लेते हैं द स्मॉल वर्क डन इज द स्मॉल वर्क डन इज dw इक्वल्स टू एफ डॉट डीएस। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करने से वेक्टर्स का रूल्स कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा एफ डीएस कॉस 0 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा एफ डीएस, क्योंकि हम लोगों ने जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे हुआ। तो हम लोगों का बीच का एंगल कितना हो गया फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का? 0 डिग्री। तो हम लोगों को ये मिल गया है cos थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब एफ डीएस।
then according to Newton's second law of मोशन, क्या था ये तो सबको पता है, F इक्वल्स टू एम ए, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अगर हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय इंस्टेंटेनियस टाइम, दैट मीन्स एम डीवी dt। ठीक है, तो हम लोग का वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन dw इक्वल्स टू एफ इंटू ds। एफ क्या है, m dv dt डॉट ds। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dv ds बाई dt, और ds बाई dt क्या होता है, dv। तो हम लोग इसको एम भी dv लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली करके जाना है, तो इतना तक तो आ जाएगा एम भी dv। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों को पता है कि इंफिनिटी स्मॉल पार्ट से अगर हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। देन if the applied force increases, if the applied force increases the velocity from u to v, then total work done is w equals to integral dw equals to integral u to v m v dv। तो m तो कांस्टेंट है, सिर्फ v का इंटीग्रल होगा, तो v का इंटीग्रल करने से आ जाएगा भाई v स्क्वायर बाई 2 u टू v। हम लोगों का इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पर v का पावर कितना है, 1 है, तो इसका इंटीग्रल करने से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अभी हम लोग को क्या करना है, लिमिट बिठाना है, तो इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, एम बाई 2 को सामने ले आते हैं, माइनस यू स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देख लो क्या आ गया इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी है v और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स w इक्वल्स टू कैप माइनस कैप इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर कंप्लीट। तो ये क्या आ गया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया काइनेटिक एनर्जी, तो अभी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, गिव सम एग्जांपल।
what is meant by potential energy, give some examples। ये पूरा थियोरिटिकल क्वेश्चन है, इसको मैं लिखा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब उसका पोजीशन के लिए, उसका पोटेंशियल के लिए जितने एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट या मास या इंसान या मुर्गा किसी के पर भी स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in a body, stored in a body or a system or a system by virtue of its position, by virtue of its position। ठीक है, in a field of force, in a field of force or by its configuration, or by its configuration। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है। तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, मैंने यहां पर क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका पोजीशन के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे उसका पोजीशन के लिए, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या और कैसे एनर्जी स्टोर होता है, पोजीशन के लिए कैसे और कितना एनर्जी स्टोर होता है, वो देख लेते हैं अभी। तो पोजीशन के लिए जो है वो तो सबको पता है। तो नंबर 1 दो एग्जांपल लिखा देते हैं। ए बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, ए बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, हैज some potential energy. When allowed to fall down, it can do what? When allowed to fall down, it can do what? ठीक है, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज को रूफ के ऊपर, मान लो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, कैसा भी हो, कोई भी हाइट पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को या कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मान लो पत्थर को हम लोगों ने ऊपर उठा लिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं या और ये अगर स्लोप या डायरेक्टली नीचे की तरफ आ सकता है तो ये ऊपर से नीचे तक आएगा, फिर ये वर्क डन कर लेगा। जैसे कि मान लो हम लोग टैंक पे वाटर स्टोर करते हैं, ये तो हाइट पे होता है, फिर हम लोग क्या उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, हम लोग जब टैप छोड़ते हैं तब वहां से पानी अपने आप आ जाता है, क्योंकि वहां पर उसका एनर्जी स्टोर है। तो ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड टू ग्रेट हाइट, द पोटेंशियल
energy of water at stored at great height. Potential energy stored at great height in dams is used to run turbines. For generating hydroelectricity. इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम लोग कोई हाइट पे वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी रिवर या कोई भी नदी पे डैम ना हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है या कैसे हम लोग को करंट मिलता है, जो डैम को हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसका उस पर क्या होता है, वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है, मतलब बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। फिर हम लोग उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके उसको हम लोग टरबाइन के जरिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये बन गए हम लोगों का दो एग्जांपल्स, जो है पोजीशन के लिए। कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। फिर बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है वो भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का सबको पता है, मतलब उसका शेप को चेंज करके हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक एरो हम लोग छोड़ेंगे, तो एरो अगर जब हम लोग खींचते हैं तब क्या होता है, जो स्ट्रिंग है वो क्या होता है, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। फिर इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। फिर हम लोग एरो को छोड़ने से उसका पोटेंशियल एनर्जी एरो में काइनेटिक एनर्जी होके निकल जाता है। ठीक है, और जैसे कि मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम लोग खींचते हैं तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जब हम लोग इसको छोड़ते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाता है। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, फिलहाल मैं दो लिखा देता हूं। 1 नंबर, इन ए टॉय कार द वुंड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी। इन ए टॉय कार द वुंड स्प्रिंग has potential energy. ठीक, as the spring is released, as the spring is released, the potential energy changes into the potential energy change into kinetic energy. Kinetic energy which move the टॉय कार तो सबको पता है। इसका स्प्रिंग को अगर हम लोग ऐसे खींच के छोड़ देते तो टॉय कार इसके फुर्र करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम लोग स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर टॉय कार जो है वो फुर्र करके निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। देन बात करते हैं सेकंड का।
2 नंबर, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसको छोड़ देते, ए स्ट्रेच बो, ए स्ट्रेच, STRETCHED, a stretch bow possess potential energy, possess potential energy, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, as soon as it released, as soon as it released, it shoots the arrow, it shoots the arrow in the forward direction, in the forward direction, in the forward direction with a large velocity, with a large velocity. The potential energy of the stretch bow, the potential energy of the stretch bow converted in its kinetic energy. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बोला है वही मैंने लिखा है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन सम कॉमन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मेंशन सम कॉमन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कुछ टाइप्स के बारे में बोलने के लिए बोला है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या क्या होता है चलो देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये क्या है? ये एक टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जो हर ऑब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। मतलब जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है वो सारे ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है। तो देखते हैं क्या है। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी associated, it is the potential energy associated with the state of, separation of two bodies, separation of two bodies, ठीक है, which attract one another through the gravitational force, which attract one another with gravitational force, ठीक है।
ये तो आप लोगों ने क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। दो ऑब्जेक्ट अगर कोई भी डिस्टेंस पे होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसी को ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप में जितना भी ऑब्जेक्ट है इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, मतलब उसका एक आपके सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन बना रहता है। तो आपका मास और कोई भी ऑब्जेक्ट का मास दोनों में एक अट्रैक्शन बना रहता है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज रहता है, ठीक है। तो सेकंड जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with the state of compression, with the state of compression, with the state of compression or extension of elastic, like स्प्रिंग, ठीक है। थर्ड वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है? द एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द एनर्जी ड्यू टू interaction between two electric charges, two electric charges is called electrostatic पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कॉपी कर लो। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो है जब दो चार्ज कोई भी डिस्टेंस पे हम लोग रखते हैं तो उन दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल्स भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग वेरी फास्ट में देखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि स्प्रिंग या रॉड, कोई भी चीज को अगर हम लोग उसको एक्सटेंशन करते हैं तो इसका अंदर में एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो उस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो ठीक है। और भी एक चीज डिस्कस करना था, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मतलब इस वाला वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा जो वीडियोज है उस पर व्यूज कम आ रहा है, पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देख रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो का लेंथ थोड़ा कम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे
जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करो और लाइक भी कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का थ्योरम और एक्सप्रेशन लेके। तब तक के लिए जितना मैंने समझाया है उसको देखो, सीखो, कॉपी में बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम होने से मैसेज करो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।